SU Academy. My name is Ashish Garg, and today we are going to learn the previous year questions that is being asked from the concrete in the IAS examination. यदि मैं कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट से ऑलमोस्ट आपको अराउंड 5 क्वेश्चंस एवरी ईयर आपको IAS एग्जाम में मिल जाते हैं. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेकंड थिंग, in concrete there is a lot of research is being going on, so you may ask question from the fiber reinforced concrete or lightweight concrete or some special type of concretes. So you do not need to worry about those questions and you have to left out those questions. आपको questions एग्जाम में छोड़ने हैं, तो हमें अपने 5 में से अराउंड 4 questions we have to attempt. So we will be seeing mainly the static part of the questions which will be asked every year in the exam of IAS. So coming to the concrete, now in the earlier time, in the past time, we used lime concrete. So the question that is asked from the lime concrete is mainly that in the high construction or high rise building, क्वेश्चन यही पूछा जाता था कि लाइम कंक्रीट का क्या यूज है और प्रीवियस टाइम में कैसे यूज किया करते थे. तो इसके लिए बेसिकली यू हैव टू नो अबाउट द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो परमिसिबल फॉर लाइम कंक्रीट. इट्स वैल्यू इज 13. दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर. सो सिमिलरली फॉर सीमेंट कंक्रीट देयर इज कंडीशन on the basis of which this slenderness ratio is generally assigned, but you can consider it equals to 30. Maximum slenderness ratio for the concrete wall, you can consider it equals to 30. So these are the questions that is asked in the previous year. Now from concrete, another question that is being asked is maximum grade that is permissible as per minimum grade that is permissible by IS 456 is M20. M20 नॉमिनल मिक्स डिजाइन के लिए परमिसिबल है. यदि आपको इसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पूछे तो इट इज द रेशियो ऑफ 1:1.5:3. दैट इज सीमेंट फाइन एग्रीगेट टू द कोर्स एग्रीगेट. दिस इज द कंपोजिशन. सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो बीन आस्क्ड वेरियस टाइम. सो these questions generally asked from the concrete. Now coming to our next part of the question, from concrete there is a certain stages of production of concrete. For example, our first stage of production is batching. तो बैचिंग से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज बैचिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैचिंग होता है जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं कंक्रीट के, लाइक फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, यू हैव टू कंसीडर द वेट दैट इज ड्राई वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड द कोर्स एग्रीगेट अलोंग विद द वेट ऑफ वाटर. सो इन बैचिंग यू कंसीडर द वेट दैट इज ड्राई वेट ऑफ एग्रीगेट्स एंड प्लस वेट ऑफ वाटर. दिस इज कॉल्ड एज बैचिंग. आप बैचिंग में इंडिविजुअल मटेरियल्स को लेके उसका ड्राई वेट और उसमें परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन जितना है मटेरियल का आप वो कंसीडर करते हो. उसके बाद आपको जो वेट मिलता है वो बैचिंग के दौरान मिलता है. नाउ वी हैव द 2 टाइप ऑफ बैचिंग. क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द बैचिंग इज मेनली फ्रॉम दीज 2 टाइप्स. दीज आर योर वॉल्यूम बैचिंग एंड वेट बैचिंग. इसमें आपसे एजर्शन रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं IAS एग्जाम में. तो वेट बैचिंग डू नॉट कंसीडर द बल्किंग ऑफ वेट. व्हाई? बिकॉज बल्किंग ऑफ वेट इज ऑलरेडी कंसीडर्ड इन द वेट ऑफ एग्रीगेट्स. सो वी डू नॉट नीड टू कंसीडर सेपरेटली द bulking of the sand we do not consider in the weight batching. So bulking of sand is not considered here. Here we need to consider bulking of sand. So this is the another question जो पूछा गया है आपको बैचिंग से. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बैचिंग से पूछे जाते हैं.
अब यदि हम सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट की बात करें, दैट इज मिक्सिंग। मिक्सिंग से जो क्वेश्चन बनते हैं आपको वो होते हैं आपके दो टाइप के मिक्सचर है। व्हाट आर these two type? These are your drum mixer and pan mixer। सो क्वेश्चन जो बनता है इन दोनों मिक्सचर से बनता है। मिक्सचर की कैपेसिटी जो हम निकालते हैं उसके वॉल्यूम से निकलती है। जैसे ड्रम मिक्सचर की कुछ कैपेसिटी रहेगी मशीन की, उससे आपका जो वॉल्यूम होगा, जो आउटपुट में वो कंक्रीट प्रोड्यूस करेगा, वहां से आप वॉल्यूम बता पाओगे मिक्सचर का। सो ड्रम मिक्सचर से वी हैव मेनली 3 टाइप ऑफ मिक्सचर। यदि हम क्लासिफाई करें ड्रम मिक्सचर को फर्दर, 3 टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्सिंग मिक्सचर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर डू वी यूज टिल्टिंग मिक्सचर और वेयर डू वी यूज नॉन टिल्टिंग मिक्सचर। सो टिल्टिंग मिक्सचर जो यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं फॉर द ग्रेन साइज ग्रेटर देन 75 mm। सेकेंड थिंग, वी यूज टिल्टिंग मिक्सचर, in case of tilting mixture we have a maximum number of revolution equals to 20 and the time of mixing is around 2 to 3 minutes। we do not have time larger than 2 to 3 minutes। तो ड्रम मिक्सचर में हमारे पास 2 से 3 मिनट का टाइम होता है इन केस ऑफ टिल्टिंग मिक्सचर। नाउ नॉन टिल्टिंग मिक्सचर में बेसिकली क्या है, जो टिल्ट नहीं होते हैं तो उसी को ही नॉन टिल्टिंग मिक्सचर बोलते हैं। तो बेसिकली ये यूज करते हैं स्मॉल जॉब्स के लिए, और ये यूज करते हैं जहां पर एग्रीगेट का साइज 75 mm से स्मॉल हो, तो वहां पर भी यूज करते हैं। जबकि आपके पैन मिक्सचर जो है ये स्टिफ मिक्सिस के लिए यूज करते हैं। स्टिफ मिक्सिस के लिए ये यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आपका एग्रीगेट जो होता है वो स्टिफ होता है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। इसके अंदर जो आपका मिक्सिंग टाइम है वो 30 to 60 सेकेंड है। तो ये 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ड्रम मिक्सचर से और पैन मिक्सचर से। सो दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। नाउ मूविंग टू आवर थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आफ्टर बैचिंग एंड देन मिक्सिंग वी विल हैव, once we prepared the batch and we prepared the mixing, we will transport it। how we propose of transporting it? ट्रांसपोर्टिंग से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपका, एक तो होता है आपका ट्रीमी पाइप्स होती हैं। दीज आर दीज ट्रीमी पाइप्स जो आपकी कंक्रीट को लेके जाती हैं, या फिर आपके पास कन्वेयर्स बेल्ट होती हैं। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो या तो ट्रीमी पाइप से पूछा जाता है या फिर आरएमसी से पूछा जाता है। जैसे रेडी मिक्स कंक्रीट होता है हमारे पास, वो एक सेपरेट इक्विपमेंट ही होता है पूरा, जिसके अंदर कंक्रीट आपको प्रिपेयर साथ के साथ हो जाती है और विद द प्रॉपर कंट्रोल, मतलब कि प्रॉपर मेजर्स के साथ वो आपका रेडी मिक्स कंक्रीट बन जाती है। हेयर वी हैव इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यू हैव ट्रांजिट मिक्सचर, और जो देखते हैं जो ड्रम्स होते हैं, रोटेटिंग ड्रम्स जो मिक्सचर को लेके जाते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे, तो वो होते हैं हमारे बेसिक सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो क्वेश्चन जो बनता है ट्रांसपोर्टिंग से, यदि आप देखोगे तो मेनली ट्रांसपोर्टिंग से, हाँ, ये जो क्वेश्चन बनता है पंप से बनता है आपका। जैसे कि आपके पास होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हम यूज नहीं करते, जबकि हम रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप देयर इज एवरी चांस दैट द सेग्रीगेशन में occur। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड द कोर्स एग्रीगेट, तो उसे बोलते हैं हम सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो कंक्रीट मिक्सचर है तो उस मिक्सचर में ट्रांसपोर्टिंग हम सेंट्रीफ्यूगल पंप से नहीं करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि मैं रेड से लिखूं इसको, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नॉट यूज्ड। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नॉट यूज्ड इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नाउ द अनदर क्वेश्चन that is being asked from the stages of production is placing, that is from the placing से आपको जो क्वेश्चन बनता है, एक तो आपका जो फ्री फॉल हाइट है,
जो आपकी फ्री फॉल हाइट है कंक्रीट की, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर, दैट इज फ्री फॉल हाइट। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका मास कंक्रीटिंग से। जब आप प्लेसिंग करते हो तो मास कंक्रीटिंग में यू हैव टू मेक अ लेयर्स ऑफ 0.35 मीटर टू 0.45 मीटर। यू डू नॉट डंप ऑल योर कंक्रीट एट अ वंस बिकॉज इट में लीड टू द, आपको पता है उसमें आपके जो पोर्स बन जाएंगे, जब वो ड्राई होगा तो ड्यूरिंग द ड्राई प्रोसेस आपके पोर्स बन जाएंगे क्योंकि वो प्रॉपर ड्राई नहीं हो पाएगा। तो उस केस में मास कंक्रीटिंग में हम ओनली 0.35 मीटर टू 0.45 मीटर की ही 0.45 मीटर ही डंप करते हैं वंस एट अ टाइम। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू अवर next process and the next type of question that is being asked, that is from the compaction, that is from the compaction। compaction से आपको पता है कि compaction में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका, जैसे कि 1% एयर वॉइड है यदि आपके कंक्रीट में, तो अराउंड देयर इज अ डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 6%, देयर इज अ डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 6%। For example, if you see a graph, you will find a graph something like linear graph between the percentage air voids and the strength of concrete, percentage air void and the strength of concrete, strength of concrete। तो आपको ऐसे linearly डिक्रीज मिलेगा स्ट्रेंथ में यदि एयर वॉइड्स आपके इंक्रीज होते हैं। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कॉम्पैक्शन से, कॉम्पैक्शन से। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं विच हेल्प्स इन आवर कॉम्पैक्शन प्रोसेस, दोज आर कॉल्ड एज वाइब्रेटर। कंक्रीट में हम वाइब्रेटर यूज करते हैं। क्वेश्चन जैसे वाइब्रेटर से क्या पूछते हैं, आपके पास मेनली हम 4 टाइप ऑफ वाइब्रेटर यूज करते हैं। इफ आई टेल यू वी यूज्ड 4 टाइप ऑफ वाइब्रेटर्स इन डिफरेंट सिचुएशन, in different situation. What are those 4 types and where do we use these 4 types of vibrator? वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली क्वेश्चन भी वहीं से बनता है आपका। जैसे यदि वाइब्रेटर की बात करें, वाइब्रेटर से आपको ये 4 टाइप के वाइब्रेटर है आपके पास। Our first type is needle vibrator, that is needle vibrator। इसी का नाम है इंटरनल वाइब्रेटर और इसी का नाम है पोकर वाइब्रेटर, इसी का नाम है पोकर वाइब्रेटर। पोकर से समझ में आ रहा होगा आपको कि ये वाइब्रेटर जो है, मतलब आपको इंसर्ट करना है, कुछ स्टील की रोड रही होगी, इंसर्ट करोगे वाइब्रेट करेगा और वो हेल्प करेगा आपकी कॉम्पैक्शन प्रोसेस में। तो दिस टाइप ऑफ वाइब्रेटर इज यूज्ड जनरली बिकॉज इन ये जो वाइब्रेटर है ये सबसे कम एनर्जी कंज्यूम करता है, तो ये वाइब्रेटर बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है इसमें। लेकिन जो हम प्रॉब्लम क्या है इसमें, जब आप वाइब्रेटर को ये यूज करते हो हैवी डेप्थ में, मतलब आपकी थिकनेस ऑफ कंक्रीट ग्रेटर देन 150 mm है, तो ये जब आप इंसर्ट करोगे तो वो प्लग हो जाता है, फिक्स हो जाता है, फंस जाता है कंक्रीट और वो प्रॉपर वाइब्रेट नहीं हो पाता। तो उस केस में निडल वाइब्रेटर हम यूज नहीं करते, उस केस में हम एक्सटर्नल वाइब्रेटर यूज करते हैं, यूज एक्सटर्नल वाइब्रेटर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका निडल वाइब्रेटर कब नहीं यूज करते हैं हम एक्सटर्नल वाइब्रेटर यूज करते हैं, इसी का नाम है फॉर्मवर्क और शटर वाइब्रेटर। फॉर्मवर्क और शटर वाइब्रेटर, शटर वाइब्रेटर। शटर क्यों? क्योंकि जो आपकी जो जितनी भी कंक्रीटिंग होती है आप शटरिंग करते हो, तो ये एक मतलब आपके जो वाइब्रेशन है इसके अंदर शटरिंग के साथ ही कपल होती है, जो आपकी शटरिंग होती है उसके साथ ही कपल होती है। तो जब आप इसको वाइब्रेट करते हो ना, आपका शटरिंग भी साथ में वाइब्रेट होती है और आपकी कंक्रीट भी वाइब्रेट होती है, तो साथ में ही कॉम्पैक्शन आपका इकट्ठा हो जाता है। तो दिस इज अवर शटर वाइब्रेटर। तो ये हमने देखा ये कब यूज होगा, जब आपको थिकनेस ऑफ कंक्रीट आपकी ज्यादा होगी, देन वी यूज दिस काइंड ऑफ वाइब्रेटर। Third type of vibrator is surface vibrator, that is surface vibrator. So basically it helps in on the surface vibration only। ये कहाँ यूज करते हैं मेनली?
सरफेस वाइब्रेटर कहाँ पर यूज करते हैं? ये यूज करते हैं हम रोड सरफेस में। दिस वी विल यूज इन द रोड सरफेसेस, रोड सरफेसेस। और ये हम यदि देखा जाए तो ये प्रीकास्ट मेंबर्स में यूज करते हैं, प्रीकास्ट मेंबर्स में यूज करते हैं इसको। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ टाइप ऑफ जो वाइब्रेटर है आपके पास वो है वाइब्रेटिंग टेबल, दैट इज वाइब्रेटिंग टेबल, वाइब्रेटिंग टेबल। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो हमारा कंक्रीट स्पेसिमेन है जिसपे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट चेक करते हैं उसमें हम वाइब्रेटिंग टेबल यूज करते हैं। जो आपका मोल्ड होता है जिसका साइज 150 mm होता है, साइज ऑफ क्यूब, उस वन साइड इज 150 mm, उस केस में हम वाइब्रेटिंग टेबल यूज करते हैं। सो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इन द प्रीवियस ईयर। तो ये था हमारे फिफ्थ स्टेज जो थी हमारी कॉम्पैक्शन के अंदर। कॉम्पैक्शन में हमने वाइब्रेटर को कंप्लीट किया जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ कमिंग टू अवर सिक्स्थ स्टेज आफ्टर कॉम्पैक्शन वी हैव क्यूरिंग, और बिफोर द क्यूरिंग वी हैव फिनिशिंग। इससे यूजुअली कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिनिशिंग से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो हम आते हैं अपने अगले मेथड पे, क्यूरिंग पे। क्यूरिंग से बात करें तो आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस ईयर में। अराउंड, यदि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 15 साल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्यूरिंग आपका। तो क्यूरिंग के केस में आपको पता है स्टीम क्यूरिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टीम क्यूरिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और क्यूरिंग करते क्यों हैं? जैसे आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, क्यूरिंग इज डन टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और क्यूरिंग इज डन so that the water penetrates inside the concrete and increase the strength of the concrete, और curing is done to prevent the loss of the moisture in the concrete, जो कि हमारा मेन रीजन है। तो उसी के लिए ही हम क्यूरिंग करते हैं, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर इन द कंक्रीट। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया। तो क्यूरिंग हमने पता है किस लिए करते हैं। अब यदि बात करें किस टेम्परेचर के ऊपर करते हैं, what is the temperature at which it is done? It is 27 डिग्री सेल्सियस। यूजुअली जो रिकमेंडेड टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये 90% ह्यूमिडिटी पर करते हैं। इट इज डन एट 90% ह्यूमिडिटी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कितने % ह्यूमिडिटी पे करते हैं। यदि अब स्टीम क्यूरिंग की बात करें, स्टीम क्यूरिंग में मतलब ऐसा क्या है? स्टीम क्यूरिंग से जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये इसमें खास बात ये है कि 24 आवर्स में फुल स्ट्रेंथ डेवलप कर देती है कंक्रीट में, फुल स्ट्रेंथ डेवलप कर देगी जो हमारी 28 डेज की होती है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हमारे पास पता है 20 MPa उसकी स्ट्रेंथ होती है, 20 MPa स्ट्रेंथ इन द 28 डेज, बट इन 24 आवर्स दिस स्ट्रेंथ इज बीइंग अचीव्ड बाय स्टीम क्यूरिंग। तो स्टीम क्यूरिंग में भी यदि आप देखोगे, इसके अंदर हमारे पास दो टाइप ऑफ क्यूरिंग होती है, दैट इज हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग एंड द लो प्रेशर। तो एक में आपको प्रेशर, एज नेम भी बता रहे हैं, एज नेम सजेस्ट, हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग में मतलब आपको हाई प्रेशर यूज करते हैं, इसलिए इसमें जो स्ट्रेंथ अचीव होती है वो 24 आवर्स के अंदर हो जाती है। इसमें जो स्ट्रेंथ अचीव होती है 2/3 होती है 24 आवर्स में, दैट इज 2/3 विच इज 67% स्ट्रेंथ इन द 24 आवर्स। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है हाई प्रेशर से और लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग से। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्यूरिंग से, यदि मैं बात करूं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्यूरिंग से, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द शियर स्ट्रेंथ? शियर स्ट्रेंथ पर इसका इफेक्ट क्या होता है? यदि बात करें तो ये शियर स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देती है। जो स्टीम क्यूरिंग है, इट डिक्रीजेस शियर स्ट्रेंथ, इट डिक्रीजेस शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। शियर स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देती है। क्यों, कैसे? ये इसलिए डिक्रीज कर देती हैं क्योंकि आपने एकदम ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके प्रेशर और टेम्परेचर को यूज करके आपने उसके अंदर वॉइड्स को क्रिएट कर दिया है। उसकी स्ट्रेंथ तो आपने इंक्रीज कर दी है, लेकिन जब वो कूल करेगा, जब ठंडा होएगा, तो उसके अंदर वॉइड्स जनरेट होंगे और उन वॉइड्स के कारण इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण
shear strength of concrete डिक्रीज हो जाती है। तो ये एक क्वेश्चन था स्टीम क्यूरिंग से। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाँ, तो जैसे सल्फेट अटैक की बात करें या फिर फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शन की बात करें या श्रिंकेज की बात करें। अब यदि क्योरिंग के अंदर यदि इन तीन चीजों की बात करें हम, क्योरिंग के अंदर हमारे पास सल्फेट रेजिस्टेंस की बात करें, सल्फेट रेजिस्टेंस, या फिर फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग की बात करें, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, और या फिर एक्सपेंशन की बात करें, या श्रिंकेज या स्वेलिंग की बात करें, तो ये तीनों ही केस में जो क्यूरिंग है वो हेल्पफुल होती है। क्यूरिंग आपकी इन तीनों केस में हेल्पफुल होती है। वो सल्फेट रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज करती है, आपका फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शन को भी प्रिवेंट करती है, और साथ के साथ आपका श्रिंकेज को भी रिड्यूस करती है कंक्रीट में। तो यहाँ पर हमारे लिए ये बेनिफिशियल है कि क्यूरिंग आपकी हमारे कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये एक पार्ट था। अब आपसे जनरली पूछ लिया जाता है, विच ऑफ दीज ऑप्शंस विल प्रोवाइड हाई स्ट्रेंथ इन द कंक्रीट, which of the curing methods will provide the high strength in the concrete। आप ऑप्शन गिवन रहेंगे जैसे हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और कुछ और ऑप्शंस रहेंगे। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आप यूज करते हो जनरली रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आप रैपिड गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हो। इंफ्रारेड रेडिएशन की खासियत क्या है, दैट दे लेट द जो आपका जो पानी होता है वो उसको उड़ा देती है, पानी को उड़ा देती हैं, और जो जल्दी से उसको मतलब क्या करते हैं, स्ट्रेंथ गेनिंग में हेल्प करती है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ गेनिंग में। लेकिन यदि ऑप्शन में आएगा तो हम चूज करेंगे हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है कंसिडरिंग ऑल अदर इफेक्ट्स आल्सो। सो दिस इज द केस। एक क्वेश्चन बनता है आपका मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट से, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, व्हाट इज द मैच्योरिटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैच्योरिटी होता है आपका टेम्परेचर इनटू डेज, दैट इज हाइड्रेशन टेम्परेचर इनटू डेज। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। जो आपका हाइड्रेशन प्रोसेस है जो सीमेंट में, वो -11 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सीज हो जाता है। At this temperature, hydration process ceases. Considering if you have a room temperature of 27 degree Celsius, so this will be 27 minus -11, that is equals to 38. तो ये आपका 38 हो जाएगा यहाँ पे, that is change in temperature। और कितनी दिन तक आपने क्यूरिंग किया है वो आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल 7 डेज। यदि स्टीम क्यूरिंग की बात करें तो आप स्टीम क्यूरिंग करने के बाद भी 7 डेज मिनिमम क्यूरिंग करते हो एज पर IRC रिकमेंडेशन। सो ये कंपलसरी है। तो 7 डेज आप क्यूरिंग करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। वहां से आपको मैच्योरिटी पता चल जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने ये भी देख लिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट से। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम वी विल सी द क्वेश्चंस फ्रॉम द वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, और क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंक्रीट दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। So thank you for watching this video. Have a nice day.